हेलो एवरीवन। तो आज अपन देखेंगे एसए 299। ठीक है, इसका नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उतना सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप ये एक वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको एक ही काम करना है, ये वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एसए 299 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं भैया जॉइंट ऑडिटर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए और इसकी ज़रूरत क्यों होती है जॉइंट ऑडिटर्स की, वो अपन जानेंगे। ठीक है, देखो, जब भी एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट टू और मोर ऑडिटर्स करें तो भैया उसको अपन जॉइंट ऑडिट कहलाएगा। ठीक है, जब भी एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट दो या दो से ज़्यादा जने ऑडिट करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे भैया जॉइंट ऑडिट। ठीक है, अब जॉइंट ऑडिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए। एक कारण तो हो सकता है एंटिटी लार्ज है। ठीक है, इतनी बड़ी एंटिटी है कि भैया एक अकेला जना ऑडिट कर ही नहीं सकता उस कंपनी का। ठीक है, पहला कारण ये है। सेकंड कारण क्या हो सकता है, बिजनेस डाइवर्सिफाई नेचर का हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर में भी, होटल सेक्टर में भी है। ठीक है, तो बिजनेस इतना डाइवर्सिफाई कि एक अकेला जना ऑब्वियसली कर नहीं सकता। ठीक है, थर्ड कारण क्या हो सकता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट्स के कारण जॉइंट ऑडिट की ज़रूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल बताते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल हो सकता है पीएसयू बैंक का ऑडिट। ठीक है, वहाँ आरबीआई ने गाइडलाइन दे रखी है कि पीएसयू बैंक का ऑडिट जॉइंट ऑडिटर से कर सकते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जने चाहिए पीएसयू बैंक का ऑडिट करने के लिए। ठीक है, और चौथा कारण क्या हो सकता है, कंपनी की चॉइस है। अगर कंपनी चाहती है कि उस कंपनी का ऑडिट जॉइंट ऑडिट करें तो ये कंपनी की चॉइस है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने जाना अभी तक जॉइंट ऑडिट क्या होता है और जॉइंट ऑडिट क्यों करा जाता है, उसके कारण क्या है। ठीक है, अगेन एक बार और समराइज़ कर देता हूँ। जॉइंट ऑडिट का मतलब होता है जब भी एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट दो या दो से ज़्यादा जने करें उसको अपन बोलते हैं जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट क्यों, वाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉइंट ऑडिट, एंटिटी लार्ज हो सकती है। ठीक है, बिजनेस डाइवर्सिफाई नेचर का हो सकता है ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट्स और या फिर चॉइस ऑफ कंपनी। ठीक है, ये आपको एक बेसिक पता होना चाहिए ऐसे 299 पढ़ने से पहले। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक ही नहीं पता है तो आगे समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बेसिक बता दिया। तो अब अपन देखेंगे ऐसे 299 डील करता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। वो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी स्टैंडर्ड की। मान लो भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट दो जनों ने करा। ठीक है, दो ऑडिटर ने करा। ठीक है, तो ये जॉइंट ऑडिट हो गया। अब इसमें क्या हुआ, कल को इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फ्रॉड निकला या फिर भैया कंपनी में फ्रॉड निकला। ठीक है, तो और ये पता चला बाद में कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ यानी कि इंड एस एएस प्लस शेड्यूल 3 का फॉलो ही नहीं करके बनाए गए थे। ठीक है, अब जॉइंट ऑडिटर्स क्या बोल सकते हैं, भैया ये तो इस पर्सन की गलती थी, ये पर्सन बोल सकता है ये बी की गलती थी, बी बोल सकता है इसमें ए को देखना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए बनाया गया है ऐसे 299। ये आपको पता चले कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जॉइंट ऑडिटर्स की कितनी आती है। एज एन जॉइंट ऑडिटर आपकी कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी और सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, आगे आपको समझ आ जाएगा, अभी समझ नहीं आया तो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या एंगेजमेंट लेटर 1 होना चाहिए जॉइंट ऑडिट के केस में या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले अपने पास ये आता है एंगेजमेंट लेटर 1 होना चाहिए या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ऐसे 299 यहाँ बोलता है कॉमन देयर शुड बी कॉमन एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, क्यों होना चाहिए कॉमन एंगेजमेंट लेटर, ताकि नो मिसअंडरस्टैंडिंग, ताकि भैया कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहे दोनों ऑडिटर के बीच में। ठीक है,
और इससे आपका एक और फ़ायदा होगा, डिवीज़न क्लियर रहेंगे, ठीक है। और इट शुड बी इन पेपर फॉर्म, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑरली रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवीज़न बांट ली है, फिर बाद में जॉइंट ऑडिटर बोलेंगे इसकी गलती थी या उसकी गलती थी, ठीक है। इसलिए रिटर्न में होना चाहिए और कॉमन एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए ताकि मैनेजमेंट को भी पता चल सके कि इसका जॉइंट ऑडिटर्स अपना डिवीज़न कैसे बांटेंगे, मैनेजमेंट को भी पता रहे, मैनेजमेंट एंड ऑडिटर के बीच में भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहे, एंड ऑडिटर, ठीक है, दोनों जॉइंट ऑडिटर के बीच में भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहे, ठीक है। इसलिए ये एडवाइस करा जाता है देयर शुड बी कॉमन एंगेजमेंट लेटर। अब बात आती है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, देखो जब भी ऐसे 299 में बोला है जब भी प्लानिंग या स्ट्रेटजी आप बनाओ तब आपको सारे पार्टनर्स का इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। सारे पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व रहे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ताकि उसके बाद आपको रिस्क असेसमेंट तो इंडिविजुअली परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताया गया है जब प्लानिंग करो तो सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व रहे ताकि सबको डिवीज़न क्लियर रहे कि कौन सा जॉइंट ऑडिटर क्या काम करेगा, किस डिवीज़न में काम करेगा, ठीक है। अब जॉइंट ऑडिटर यूनिट्स के बेसिस पे भी हो सकता है, यूनिट्स यानी कि ब्रांचेस, ठीक है। एक कंपनी की 3 ब्रांचें हैं, ठीक है। तो अब और जॉइंट ऑडिटर है ए एंड बी, तो अब ये जॉइंट ऑडिटर यूनिट्स के बेसिस पर भी काम बांट सकते हैं, जैसे कि ए इसका ब्रांच 1 का देखेगा और बी दोनों का देखेगा, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3 का। तो इस तरीके से भी यूनिट्स के बेसिस पर भी बांट सकते हैं अपना काम, या फिर बैलेंस शीट आइटम्स यानी कि इनकम एंड एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटीज़ के बेसिस पर भी बांट सकते हैं अपना काम कि ए जॉइंट ऑडिटर एसेट्स के बारे में देखेगा, बी लायबिलिटी साइड देखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो अब अपन देख लेते हैं इसका बुक में से भी, ठीक है। इसके बाद आता है ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। देखो यहाँ लिख रखा था एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ अ जॉइंट ऑडिटर शुड शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट। जब भी आप प्लानिंग करो ऑडिट तो सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व रहने चाहिए इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट, ये आपको ध्यान रखनी है सबसे पहली बात। फिर बोला हुआ है द जॉइंट ऑडिटर्स शैल डिस्कस एंड डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान। पहले ये डिस्कशन हो जाना चाहिए कि कौन सा डिवीज़न किसका रहेगा, ठीक है। In developing the joint audit plan, the joint auditor shall identify division of audit areas and common audit areas, ठीक है। पहले देख लेना भैया कौन सा किसका काम रहेगा, कौन सा डिवीज़न किसका रहेगा, और अगर भाई कोई कॉमन ऑडिट एरिया से, मान लो भैया ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3 ए एंड बी दोनों मिलकर ऑडिट करेंगे, तो ये भी आपके रिटर्न फॉर्म में रहना चाहिए कि जो भी आप करो वो रिटर्न फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। Ascertain the reporting objectives of our engagement to plan the timing of audit and nature of communications required। इसका मतलब है ये जब भी आप प्लानिंग करो तभी डिस्कस कर लो कि भैया ए जॉइंट ऑडिटर का कंप्लीट ऑडिट, मान लो ए बोल रहा है जॉइंट ऑडिटर, ए वाला ऑडिटर बोल रहा है कि उसका 31 मार्च तक ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, और बी जॉइंट ऑडिटर क्या बोल रहा है उसका 30 जून तक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले वाइल डेवलपिंग द प्लानिंग जॉइंट ऑडिटर्स को म्यूचुअली डिस्कस कर लेना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए ताकि वो अपना काम टाइमली कंप्लीट कर सकें, इसका ये मतलब है। थर्ड पॉइंट में बोला है कंसीडर एंड कम्युनिकेट अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है। कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहे दोनों के बीच में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन जॉइंट ऑडिटर्स एंड इन द प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, ठीक है। कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर नॉलेज गेन्ड और अदर सिमिलर एंगेजमेंट्स परफॉर्म्ड अर्लियर फॉर द एंटिटीज रिलेवेंट।
तो ये आपको देखना है। एक तो बोला हुआ है कंसीडर एंड कम्युनिकेट अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर्स द फैक्टर्स दैट इन द प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है क्या कुछ ऐसे एरियाज रहेंगे जहाँ में एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स डिटेल में डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद बता रखा है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये सब पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल डिस्कशन कर लेना चाहिए। द डिवीज़न शुड बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और स्पेसिफाइड एरियाज। या तो आप यूनिट्स के बेसिस पर कर सकते हो या फिर आप अपने स्पेसिफिक एरियाज के बेसिस पर काम को डिवाइड कर सकते हो। At this stage, risk of material misstatement need to be considered and assessed by each of our joint auditors and shall be communicated to other joint auditors, ठीक है। जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसके बाद ये तो सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऑडिटर की, ठीक है। प्लानिंग आप साथ में कर सकते हो। उसके बाद ऑब्वियसली जो आपने काम बांट लिया, जो आपका डिवीज़न अलॉट हो गया, उसके बाद रिस्क असेसमेंट करना, ऑडिट प्रोसीजर लगाना, ये इंडिविजुअल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। यानी कि इसके लिए अगर मान लो डिवीज़न डिवीज़न 1 ए को अलॉट हो गया तो अब बी को डिवीज़न 1 को रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्योंकि भैया सारे डिवीज़न 1 के को ए ने ऑडिट करा है तो इसका मतलब ए ने सारे ऑडिट प्रोसीजर लगाए, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर लिया, ये बी अज्यूम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क अलोकेटेड। तो इसमें कॉमन एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए। मैंने यहाँ आपको बताया था एंगेजमेंट लेटर कॉमन रहना चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहे, ठीक है। और जो वर्क जो अलोकेशन होगा वो भाई साइंड करेंगे ऑल जॉइंट ऑडिटर्स, ताकि लास्ट में कोई ये नहीं बोल सके कि ये इसका काम था ये उसका काम था, ठीक है। और जो भी आप डिवीज़न के बेसिस पर जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो एक बार आप TCWG को बताओगे कि इस बेसिस पर आपने काम को एलोकेट करा है, ठीक है। इस बारे में मैनेजमेंट एंड TCWG को भी पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है। यानी कि जॉइंट ऑडिटर्स, मान लो एक ऑडिटर ये है, ठीक है। अब ये जॉइंट ऑडिटर्स किसमें सेवरली रेस्पॉन्सिबल, किसमें मतलब जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होंगे और किसमें सेपरेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। ये कैसा पता चलेगा, तो इसके लिए बता रखे कुछ स्पेसिफिक एरियाज जहाँ ऑडिटर की जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ऐसे एरियाज आपको बता रखे हैं। पहला बता रखा है वर्क विच इज़ नॉट डिवाइडेड, ठीक है। ऐसा है जो आपने कोई जो डिवीज़न अगर आपने कोई बांटा ही नहीं ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज और उसको सबने मिलकर परफॉर्म करा है, कोई डिवीज़न आपने नहीं बांटा और उसको ए एंड बी मान लो 2 जॉइंट ऑडिटर है, उस दोनों ने मिलकर काम करा, तो इस जो काम दोनों ने मिलकर करा उसमें दोनों की जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट बोल रहा है डिसीजंस टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर्स अंडर ऑडिट प्लानिंग, ठीक है। मान लो किस प्लानिंग स्टेज में जब सारे ऑडिटर्स इन्वॉल्व थे तो सबने बोला कि सिर्फ इस काम के लिए कोई, जैसे कि एग्जांपल ले लो पेंडिंग लिटिगेशन का केस था तो सारे ऑडिटर ने मिलकर प्लानिंग स्टेज में ही कह दिया कि सिर्फ ऐसे 580 या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते मैनेजमेंट से, ये सही रहेगा। तो कल को इसमें कोई फ्रॉड निकला तो इसके लिए सेवरली रेस्पॉन्सिबल रहेंगे क्योंकि आपने प्लानिंग ही गलत करी। सबसे पहले आपको इंक्वायरी करना था, उसके बाद एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना था, लीगल काउंसिल से मिलना था, ठीक है। तो अगर आपने प्लानिंग ही गलत करी तो उसके लिए भी सेवरली रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपने प्लानिंग में बोल दिया था कि ये ऑडिटर को ये काम करने हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने, आपने सबने प्लानिंग में ये डिस्कस कर लिया था। अब मान लो
ये सब नहीं करके सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहा है, ठीक है। प्लानिंग में तो सब आपने करेक्ट डिस्कशन करा, पर जब एग्जीक्यूशन की बारी हुई तो इन्हें सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया मैनेजमेंट से, यानी कि इन्हें काम गलत करा, तो एग्जीक्यूशन गलत हुआ। तो उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए सिर्फ यही लायबल होगा, बाकी का भी ऑडिटर यानी कि अदर ऑडिटर लायबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लानिंग में जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होंगे, एग्जीक्यूशन में सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स ऑन विच देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है। मान लो ए ऑडिटर को कुछ ऑडिट करते वक्त कोई ऐसा मैटर मिला जिसके लिए जो बी के नॉलेज में होना भी ज़रूरी है, बी ऑडिटर के नॉलेज में होना भी ज़रूरी है। तो इन्हें क्या करा, बी को बता दिया ये मैटर, पर ये एग्रीमेंट यानी कि रिटर्न फॉर्म में ए को बताना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में ए को बी को बताना पड़ेगा अगर कोई ऐसा मैटर मिलता है जिसके लिए ऐसा मैटर जो बी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, यानी कि अदर ऑडिटर के लिए भी कोई मैटर इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वो रिटर्न में बताना पड़ेगा ए ऑडिटर को, ठीक है। अदरवाइज़ अगर उसने बता दिया, ए ने रिटर्न फॉर्म में बता दिया, तो दोनों रेस्पॉन्सिबल रहेंगे अगर कोई कल को फ्रॉड मिला तो, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लीगल कंप्लायंस हो रहा है, यानी कि इंड AS AS के अकॉर्डिंग बने। इसमें भी जॉइंट ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दोनों ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ए एंड बी दोनों की। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल FRF, इसमें प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में कोई गलती मिली तो भी ए एंड बी दोनों ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि दोनों को एक दूसरे का काम प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एक बार रिव्यू करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है, क्योंकि ये लीगल कंप्लायंसेस का फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट में भाई ऐसे का फॉलो हो रहा है, सारे ऐसे का फॉलो हो रहा है आपकी ऑडिट रिपोर्ट में, ये भी दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यूँ नहीं कि दोनों ने अपना काम अलोकेट कर लिया, दोनों अपने हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट में कुछ डिस्क्लोज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बाद में बोलते हैं ये उसकी गलती थी। अगर कल को कोई गलती मिली ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे के रिगार्डिंग कि ऐसे का कंप्लायंस हुआ ही नहीं, तो दोनों ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, यानी कि जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये मैंने मैटर बता दिया, आप बुक में से पढ़ सकते हैं, ICAI मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। सेपरेट एंड स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, एक तो भैया एग्जीक्यूशन के दौरान ए ने प्लानिंग के वक्त को बता दिया था ए को इस तरीके से काम करना है। ए क्या है, जॉइंट ऑडिटर, पर जॉइंट ए क्या ऑडिटर है, ठीक है, पर उसने क्या करा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही ले लिया सिर्फ मैनेजमेंट से, तो एग्जीक्यूशन गलत करा तो सेपरेट रेस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। और जो वर्क अलोकेटेड था उसके अंदर कोई गलत करा तो उसके लिए स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स। कोई डाउट है तो बता दो। अब अपन चलते हैं अदर पॉइंट्स में, ठीक है। अदर पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। अभी तक तो अपन ने देखा रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। पहला पॉइंट, वेदर इन कोर्स ऑफ ऑडिट और जॉइंट ऑडिटर कम अक्रॉस मैटर्स विच आर रिलेवेंट टू एरियाज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर ऑडिटर। वही मैंने बताया, दो ऑडिटर है ए एंड बी, ठीक है। ए को ऑडिट के दौरान ऐसा मैटर मिला जो बी के नॉलेज में होना भी ज़रूरी है, तो उसको भैया कम्युनिकेट कैसे करना है, रिटर्न फॉर्म में करना है, ठीक है। अगर रिटर्न फॉर्म में इन्हें कम्युनिकेट नहीं करा तो ऐसा माना ही नहीं जाएगा कि बी को बताया इन्हें सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है। और अगर बता दिया, रिटर्न फॉर्म में बता दिया बी को मैटर, तो दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कल को अगर कोई गलत फ्रॉड निकला उस मैटर में, ठीक है। और ये आपको प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कंप्लीट होने से पहले बताना है। ऑब्वियसली ऑडिट कंप्लीट होने के बाद तो क्या ही बताओगे। और एग्जीक्यूशन
ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी, एग्जीक्यूशन सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपने पास, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इज द इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यही लिख रखा है बार बार। ठीक है, रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल टेस्टिंग करना। ठीक है, ये आप देख सकते हो कोई एरिया अगर एलोकेटेड टू ईच जॉइंट ऑडिटर, ठीक है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑब्वियसली कंपनी में एरिया एलोकेट कर दिया जाएगा ईच जॉइंट ऑडिटर को। फिर जो एरिया एलोकेट किया है उसमें ऑडिट प्रोसीजर लगा हुआ इंडिविजुअल ऑडिटर की जिम्मेदारी है। ठीक है, रिस्क असेसमेंट कैसे करते हो, कंट्रोल टेस्टिंग कैसे करते हो, एग्जीक्यूशन कैसे करते हो, उसके लिए सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम डेट। ठीक है, ईच जॉइंट ऑडिटर ही अज्यूम कर सकता है जो अदर ऑडिटर ने अपना काम सही से किया। ठीक है, नॉट नेसेसरी टू रिव्यू। ठीक है, सिर्फ आपको लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट में कंप्लेंट्स देखना पड़ेगा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए, तो ऑब्वियसली दोनों जिम्मेदार हैं, पर बाकी काम के लिए रिस्क असेसमेंट करना उसके लिए देखना, रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अदर जॉइंट ऑडिटर अदर ऑडिटर को। ठीक है, कोई काम ए को एलोकेट कर दिया तो बी को रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर किसी जॉइंट ऑडिटर ने डिपार्चर करा एप्लीकेबल एफआरएफ को, तो ये बात नोटिस में बाकी ऑडिटर को भी पता रहनी चाहिए। ठीक है, बताया होगा। ठीक है, अगर मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, ए एंड बी आर ऑडिटर्स। ठीक है, अब ए ने क्या करा, डिपार्चर करा एप्लीकेबल एफआरएफ का। ठीक है, तो ये बात बाय डिफ़ॉल्ट मान लेगा, अगर ए ने बी को कम्युनिकेट नहीं करा तो बी ये मानेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, डिपार्चर हुआ ही नहीं। और अगर ए ने बी को कम्युनिकेट कर दिया तो उसको पता होना चाहिए अगर ए ने डिपार्चर करा है तो। ठीक है, यानी कि यूँ समझ सकते हो, अगर आपने डिपार्चर करा एप्लीकेबल एफआरएफ से तो सारे ऑडिटर को पता होना चाहिए। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग वाले टॉपिक पे, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग टॉपिक का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है जॉइंट ऑडिटर्स को भैया कॉमन ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है। ठीक है, यूनिक के 12 जॉइंट ऑडिटर्स है तो 12 ऑडिट रिपोर्ट सबको नहीं, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट रहनी चाहिए, पहला पॉइंट। अगर हाँ कहीं डिसएग्रीमेंट हो, यानी कि अगर ए एंड बी आर द ऑडिटर्स, ठीक है, और ए को लग रहा है कि क्लीन ओपिनियन आनी चाहिए, ठीक है, उसने ऑडिट करा, और बी कह रहा है मॉडिफाइड ओपिनियन आना चाहिए, ठीक है, तो भैया सेपरेट रिपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मॉडिफाइड में भी 3 होते हैं, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स। ठीक है, अब बी क्या कर सकता है, ये जनरल ऐसा होता है कि बी सिर्फ क्वालिफाइड तक ही दे सकता है, क्योंकि डिस्क्लेमर और एडवर्स देगा तो ऑब्वियसली इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकता बाकी जॉइंट ऑडिटर में। ठीक है, इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता कि एक एडवर्स दे रहा है, एक क्लीन ओपिनियन दे रहा है, तो इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहता। हाँ, यूँ हो सकता है ए ने क्लीन ओपिनियन दी और बी ने क्वालिफाइड दी, ठीक है, तो एक लिमिट के अंदर ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा यूँ नहीं कि 12 जॉइंट ऑडिटर्स है तो 12 ने अपनी अलग अलग दे दी, किसी ने एडवर्स दे दिया, किसी ने क्लीन, किसी ने डिस्क्लेमर, ऐसा कभी नहीं हुआ और नहीं आज तक किसी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी ने करा है। ठीक है, और एक पॉइंट आपकी बुक में ये डिस्कस कर रखा है, मान लो 9 ऑडिटर्स और एक टोटल थे 10 ऑडिटर्स। ठीक है, 10 ऑडिटर्स थे, 9 ऑडिटर्स को लग रहा है क्लीन ओपिनियन आनी चाहिए, एक को लग रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन आनी चाहिए। ठीक है, क्लीन यानी कि अनक्वालिफाइड, और एक ऑडिटर को लग रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन आनी चाहिए। तो क्या होगा, क्या ये अपने लिए अलग से ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं? हाँ, ऑडिट रिपोर्ट अलग से दे सकता है। मेजॉरिटी पे यूँ नहीं कि
ए को लग रहा है क्वालिफाइड आना चाहिए तो वो मेजॉरिटी की बात मान ले। ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से दे सकता है, उसका राइट है, ठीक है। और अगर एक ठीक है तो ये आपको केस समझ आ गया। नो ऑडिटर को लग रहा है क्लीन ओपिनियन आनी चाहिए और ए को लग रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन आना चाहिए, यानी कि दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो वो सेपरेट रिपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। और जो सेपरेट रिपोर्ट देंगे उसका रेफरेंस देना पड़ेगा उनको ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है, क्योंकि दोनों की ऑडिट रिपोर्ट अलग होगी तो उनको रेफरेंस देना पड़ेगा ओएम पैराग्राफ के अंदर, ताकि जो यूज़र्स पढ़ रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट उनको पता रहे। और जो ऑब्वियसली ये बात सबको पता रहनी चाहिए कि एक जो ऑडिटर है वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है, ये बात 9 ऑडिटर्स को भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे में लिख रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भैया कम्युनिकेशन विद TCWG। आइए इधर देख लेते हैं कम्युनिकेशन विद TCWG। When the joint auditors expect to modify the opinion in the auditor's report, the joint auditors shall communicate with TCWG। ठीक है, जो भी आप मॉडिफाई कर रहे हो वो एक बार TCWG को पता होना चाहिए कि आप मॉडिफिकेशन दे रहे हो, ठीक है। और क्या प्रपोज्ड वर्डिंग रहेगा वो एक बार आपको डिस्कस करना पड़ेगा विद TCWG, ठीक है। यानी कि TCWG के ध्यान में रहना चाहिए कि आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है। अगर आप मॉडिफिकेशन पर जा रहे हो तो एक बार पता होना चाहिए टॉप लेवल को भी। और जॉइंट ऑडिटर कुछ इंक्लूड कर रहे हैं EOM या फिर OM पैराग्राफ के अंदर, तो ये बात भी एक बार TCWG को रिव्यू करवाना पड़ेगा कि इस तरह का केस है और क्या प्रपोज्ड वर्डिंग रहेगी, ठीक है। यूनिक के ऑडिटर कोई गलत लैंग्वेज का यूज़ कर ले जिससे कंपनी की इमेज ख़राब हो जाए, ठीक है। तो एक बार ये सारी बातें TCWG के ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना था ऐसे 299 रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ जॉइंट ऑडिटर अपन ने देखा, ठीक है। सिर्फ आप एक बार वीडियो ध्यान से सुन लोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है, आपको लग रहा है और कोई क्वेश्चंस इसके करने आपको एज पर ICI मॉड्यूल, तो वो मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं और भी कोई आपको चाहिए तो, ठीक है।